Good morning, 8th class. How are you all? I hope you all are fine. So, बेटे today we are going to start our chapter coal and petroleum. हमने लास्ट लेक्चर में रीडिंग स्टार्ट कर दी थी, MCQs भी कर लिए थे, ठीक है. और today's topic is petroleum. Petroleum is a dark colored and thick oily liquid. It has an unpleasant smell. In Greek language, petra means rock and oleum means oil. Clear? जो पेट्रोलियम ज़मीन से निकाला जाता है बहुत ही डार्क कलर और थिक लिक्विड होता है, बहुत ही अनप्लीजेंट, मतलब हमें अजीब सी उसकी स्मेल होती है. सो ग्रीक में पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, मतलब पत्थरों से निकला हुआ तेल. सो द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स. क्लियर? सो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम बना कैसे? Petroleum was formed by the decomposition of dead remain of plant and animal buried under the sea. जो बेटे समुद्र के अंदर जो जीव जंतु या जो पौधे वगैरह हैं जो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनके जो रिमेन, उनके जो अवशेष होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल पहले. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 or more than 100 कार्बन एटम्स. जो पेट्रोलियम है वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है और उसमें बहुत सारे एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम जो हैं वो ऐड किए जाते हैं. इट इज़ बिलीव दैट मिलियन ऑफ ईयर अगो प्लांट एंड एनिमल दैट लिव्ड इन सी डाइड. देयर डेड बॉडी सैंक टू द बॉटम ऑफ द सी एंड सून कवर्ड विद क्ले एंड सैंड. तो बेटे ये माना जाता है कि बहुत साल पहले जो समुद्र के अंदर काफ़ी सारे जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु थे वो मर गए थे और उनकी बॉडीज़ जो हैं वो रेत और रॉक्स के ऊपर जो ढक गई थी, ठीक है. ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. और काफ़ी साल पहले ही जब वो ढक चुकी थी, उनकी जो डेड बॉडीज़ वगैरह थी, तो वो काफ़ी प्रेशर उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था और हाई टेम्परेचर था और वहाँ एब्सेंस ऑफ एयर होने के कारण वहाँ पर जो उनकी जो डेड बॉडीज़ और जो डिकम्पोज हुई चीज़ें हैं वो धीरे धीरे पेट्रोल में बदल गईं. इट देन पास थ्रू द पोरस रॉक एंड गॉट ट्रैप बिटवीन नॉन पोरस रॉक्स एंड मोर वोलेटाइल कॉम्पोनेंट ऑफ पेट्रोलियम कॉल्ड नेचुरल गैस फ्रॉम फॉर्म्स कवर ओवर इट. क्लियर? तो उन्होंने ये बोला कि वो धीरे धीरे क्या है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई और वो एक बड़े पत्थर से निकल कर धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों में फिल्टर होके आने लगी, ठीक है, और वॉलेटाइल बन गई. वॉलेटाइल होते हैं बेटे जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं. क्लियर? और पेट्रोलियम के अंदर एक ऐसा हमारे पास एक तत्व होता है जिसे हम नेचुरल गैस बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है. ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, अक्रेस ऑफ पेट्रोलियम अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये है बेटे, ये नेचुरल गैस है. यहाँ पर अर्थ क्रस्ट ये रहा, इम्प्रीवियस रॉक्स ये रहे, पेट्रोलियम ये रहा, वाटर ये है. क्योंकि वो ऑयल है ना तो ऑब्वियसली वो ऊपर ही रहेगा पेट्रोलियम, वाटर नीचे रहेगा, वो इम्प्रीवियस रॉक्स हो जाएगा. क्लियर? सो ये हमारे पास एक प्रॉपर है लेयर. तो इसका डायग्राम, हाउ इज पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड. अब ये तो था फॉर्मेशन के, वो बना कैसे. अब पेट्रोलियम को निकाला कैसे जाता है अर्थ क्रस्ट में से वो पढ़ेंगे. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फाउंड अबव द लेयर ऑफ वाटर. पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है वो वाटर की ऊपर वाली लेयर से मिलते हैं. सो बिकॉज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट. ये हमेशा पानी वाली लेयर से ऊपर ही होंगे क्योंकि काफ़ी हल्के होते हैं और पानी के साथ मिक्स नहीं होते. First of all, the areas where petroleum may be present are located by the expert. वो एरिया जो जहाँ पर पेट्रोलियम इकट्ठा होता है वो मतलब एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि उस एरिया में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम है. जैसे इराक ईरान में तेल के कुएं हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो इस तरह का जो रॉ मटेरियल है वो मिलता है. तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं अपनी रिसर्च करके कि अर्थ के इस हिस्से पे काफ़ी तेल होगा. एट सच प्लेसेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स. ठीक है, कई जगह पर ड्रिलिंग होल जिसे हम तेल के कुएं बोलते हैं, इनटू द अर्थ क्रस्ट बाय मशीन कॉल्ड ड्रिलिंग रिग्स. यहाँ पर उन्होंने जैसे दी हुई है ना, तो कुछ एरिया में ऐसे वो ड्रिल करके नीचे से पेट्रोल को निकालते हैं. पाइप्स आर इंसर्टेड अंटिल दे रीच द पेट्रोलियम डिपॉजिट. वो उतनी नीचे तक पाइप को डालेंगे जब तक उनको ऑयल के जो मटीरियल है ऑयल जैसा कुछ उनको मिल ना जाए. ड्यू टू हाई इंटरनल प्रेशर ऑफ नेचुरल गैस क्रूड ऑयल गशेज आउट टू द पाइप. बाई यूजिंग सर्टेन पम्प पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट. और उनके ऊपर काफ़ी हाई प्रेशर होता है और नेचुरल गैस का, तो वो क्या करते हैं धीरे धीरे उसको पंप करते हैं तो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल जो है वो निकाल लिया जाता है. इन इंडिया
Petroleum is found in Assam and Gujarat. It is also found in the river basin of गोदावरी एंड कृष्णा. इंडिया में असम और गुजरात में पेट्रोलियम जो है वो निकाला जाता है, और बेसिन मतलब वहाँ के तटीय जो इलाके हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर के, वहाँ आसपास भी पेट्रोलियम को निकाला जाता है. Petroleum is also found under the seabed at a distance of 150 किलोमीटर from मुंबई called मुंबई हाई. और पेट्रोलियम जो है वो बेटे समुद्र के अंदर से भी निकाला जाता है. वो हमारे यहाँ एक जगह है मुंबई के पास, एक आइलैंड बना हुआ है, वहाँ पर मुंबई हाई उसे बोलते हैं, वहाँ से पेट्रोलियम को निकाल लिया जाता है. क्लियर. अब ये तो पेट्रोलियम हम कच्चा निकालेंगे, बट हम जो ऑब्टेन करते हैं इसको एज इट इज़ हम व्हीकल में यूज़ नहीं कर सकते ना. ठीक है, तो उसको पहले अच्छे से रिफाइन किया जाता है, उसको अच्छे से पहले साफ़ किया जाता है. क्लियर. अब हमने पहले इसकी फॉर्मेशन पढ़ी कि पेट्रोलियम बना कैसे, फिर उसे निकाला कैसे जाता है. अब वो डायरेक्ट व्हीकल में यूज़ नहीं होता, उसकी पहले रिफाइनिंग की जाती है. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, मतलब गैस भी होती है, पेट्रोल भी होता है, कैरोसिन ऑयल भी होता है, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन, वैक्स, ये सब बेटे पेट्रोलियम के अंदर ही होते हैं. पेट्रोल भी वहीं से निकलता है, डीजल भी, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी, कैरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल बोलते हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें ज़मीन से ही निकाली जाती हैं और एक ही तरह से निकाली जाती है. फिर इनको फिल्टर किया जाता है, इनको रिफाइन किया जाता है. ठीक है. इट इज़ नोन एज क्रूड ऑयल बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज इन द फॉर्म ऑफ विच इट एग्जिस्ट. इसको हमेशा क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से निकाला जाता है उस तरह से इसको यूज़ नहीं किया जाता. इसको रिफाइन करना पड़ता है, पकाना पड़ता है कह सकते हैं, या फिर फिल्टर करना पड़ता है. वी नीड टू सेपरेट वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पेट्रोलियम, सो इट हैज़ टू बी प्योरीफाइड एंड रिफाइंड. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और यूजफुल फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. तो बहुत सारे मशीन्स के साथ, बहुत सारी फ्रैक्शंस के साथ पेट्रोलियम को हर डिफरेंट स्टेज पे अलग कर लिया जाता है, जिसे हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बोलेंगे. पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया आर लोकेटेड एट मद्रास, कोचीन, मथुरा, डिगबोई, मुंबई, कोयाली, हल्दिया एंड बारूनी. ठीक है, यहाँ पर जो पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, ये देखो एक पिक्चर इन्होंने यहाँ दी हुई है. इस तरह से बेटे ये पेट्रोलियम, इनको फर्नेस के साथ इसको यहाँ से क्रूड ऑयल डालते हैं. ठीक है, जो रेजिड्यू है बिटवीन पैराफिन, वैक्स, यहाँ से लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये फ्यूल, डीजल, कैरोसिन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन डिक्रीजेस यहाँ पर. ठीक है ना, तो बबल गैप बन जाता है पेट्रोलियम गैस इधर से. तो ये प्रॉपर इनके पास एक होता है, वो एक ही जगह पर क्रूड ऑयल डाल देते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पे इनको डिफरेंट प्रोडक्ट जो है वो मिल जाते हैं. क्लियर. और ये हमारे पास एक टेबल है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जस्ट आपको एक रीड करना है कि पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फ्रॉम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बॉइलिंग पॉइंट, इसमें कार्बन एटम और उसके यूजेस. ये जस्ट आपको एक रीड देनी है चैप्टर, इस टेबल को. क्लियर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओके पेट्रोकेमिकल. ठीक है, पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं? Many useful substances that are obtained from petroleum and natural gases are called petrochemical. पहले तो हमने सिर्फ पेट्रोलियम की बात की है ना, पेट्रोलियम के साथ ही नेचुरल गैस भी निकलती है. ठीक है, तो वो तो हो गया एक पेरेंट टाइप का. अब पेट्रोलियम से जो जो चीज़ें निकलती हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से जो जो चीज़ें निकलती हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पेट्रोकेमिकल्स. क्लियर. दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जैसे वो सिंथेटिक फाइबर जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग्स एंड एक्सप्लोजिव बनाने में काम आती हैं. ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम बेटे उसका कोई भी पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता. जैसे दूध होता है ना, दूध को हम जब जैसे जैसे हम उसको रिफाइन करते हैं तो वो पहले मलाई बनती है उसमें से, फिर उसमें से मक्खन बनता है, फिर घी निकालते हैं, फिर पनीर निकालते हैं. उसी तरह से पेट्रोलियम के भी डिफरेंट जैसे जैसे उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जिसे हम पेट्रोकेमिकल बोलेंगे. और जो पेट्रोलियम है वो हमारी कमर्शियल बेसिस पे हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसलिए पेट्रोलियम को हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि वो डार्क कलर का होता है ना, तो इसलिए उसे ब्लैक गोल्ड बोलेंगे. किसे बोलेंगे? पेट्रोलियम को, पेट्रोकेमिकल्स को नहीं. क्लियर. अब आगे आएगा नेचुरल गैसेस. नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल. ये मैंने आपको पहले बताया था, फॉसिल फ्यूल होते हैं जो बहुत हज़ार साल पहले डेड बॉडी से या डेड डिकेइंग एनिमल प्लांट्स के डिकम्पोज होने से बनते हैं, उनको हम फॉसिल फ्यूल बोलेंगे.
that occur deep inside the earth between two layer of non-porous rocks either along or above the petroleum deposit. ये जो नेचुरल गैस है वो या तो पेट्रोलियम के साथ एग्जिस्ट करती है या पेट्रोलियम के थोड़ा सा ऊपर एग्जिस्ट करती है, और पर इतना श्योर है कि वो वाटर लेयर से ऊपर ही होगी क्योंकि ये पानी से काफ़ी हल्के होते हैं. Natural gas is mixture of lower hydrocarbon. It consists of mainly of methane, butane and propane are also present in small proportion. It act as an ideal fuel because it burns with a blue smokeless flame without leaving any ash. तो इससे हम natural gas को butane, propane, small proportion, ये एक ideal fuel है, एक ईंधन का काम करती है क्योंकि ब्लू कलर की फ्लेम देती है और कोई धुआं नहीं देती, ठीक है, और कोई इसके वो एशेस नहीं होते, मतलब कोई भी राख नहीं होती, कोई धुआं नहीं होता. तो आपने कभी नोटिस किया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम जलाते हैं और ब्लू कलर की लाइट आती है? जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर होता है, ठीक है ना, वो ब्यूटेन और प्रोपेन उसमें नेचुरल गैस होती है जो ब्लू कलर की फ्लेम देती है और वो कोई भी धुआं भी नहीं छोड़ती. क्लियर? इट्स क्लोरिफिक वैल्यू इज़ वेरी हाई. इन इंडिया नेचुरल गैस इज़ फाउंड इन त्रिपुरा. ठीक है, तो इंडिया में जो नेचुरल गैस है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी मिलती है. इज दैट क्लियर टू ऑल? अब हम आगे करेंगे यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. आपको पता ही है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. जो सीएनजी, क्योंकि वो कोई धुआं वगैरह नहीं छोड़ती, तो आजकल आपने देखा वो येलो कलर के ऑटोज चल गए हैं, उनमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उनमें सीएनजी यूज़ की जाती है बिकॉज इट इज़ लेस पोल्यूटिंग. इट इज़ अ क्लीन फ्यूल बिकॉज इट प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड नो एश ऑन बर्निंग. ओके, CNG is also used for power generation. A great advantage of CNG is that it can be supplied directly from the gas well to the home and factories through a network of underground pipeline to be used directly for burning. CNG का ये कितना भी है कि उसको डायरेक्ट जहाँ से उगाया मतलब निकाली जाती हैं, उसकी डायरेक्ट पाइप हम घरों या फैक्ट्रीज तक लेके जा सकते हैं. ठीक है, सच एज नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा, गुजरात में है, सम पार्ट ऑफ दिल्ली एट अ फ्यू अदर प्लेसेस. क्लियर? नेक्स्ट इज नेचुरल गैस इज यूज फॉर स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर. Fifth, it is used for manufacturing carbon black that is used in rubber industries as a strengthening agent. Sixth, it is used, ये आपने पॉइंट क्लियर हुआ आपको, कार्बन ब्लैक दैट इज यूज्ड इन रबर इंडस्ट्री एज स्ट्रेंथनिंग एजेंट. उसको एक स्ट्रेंथ देता है वो रबर को, एक इलास्टिसिटी में हेल्प करता है उसकी. ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन हाइड्रोजन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल दैट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया. नेचुरल गैस डिकम्पोज टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर. जैसे बेटे ये एक नेचुरल गैस है, मीथेन लिया हमने, CH4, इसको हमने स्ट्रॉन्ग हीट किया है, एयर बिल्कुल भी नहीं दी है, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं दी है, तो कार्बन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी. क्लियर? आगे हमने यहाँ पर तो हमने इसके यूजेस पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशन, मतलब इसकी कमियाँ कि कौन कौन सी लिमिटेशन रह गई हैं फॉसिल फ्यूल्स की. We have studied in the beginning of this chapter that fossil fuel like coal, petroleum and natural gas are exhaustible natural resources. मतलब ये हमें लिमिटेड ही मिलते हैं, हमें ज़्यादा नहीं मिलते. Two main limitation of fossil fuels are as follows. Limited availability, air pollution. Limited availability obviously कि हमें बहुत पुराने काफ़ी हज़ार सालों पहले कोई ऐसा डेड डिकेइंग होगा जो अभी हमें मिलियन ऑफ ईयर उसको हमें अब जाके मिल रहे हैं. तो अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी ये चाहिए तो हम उनको भी फिर कितने साल बाद ही मिलेगा अगर हम आज से शुरू करेंगे. तो मतलब ये हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, इसको हम अनलिमिटेड तरह से यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसको दोबारा बनने के लिए फिर 1000-3000 हज़ारों साल लग जाते हैं. It took millions of years for the conversion of dead organism into fossil fuels. Also, these resources cannot replenish themselves by quick recycling and replacement within a reasonable time. So, if these resources will be used at their present rate of consumption, the known reserve of these fossil fuels will last only a few hundred years, causing energy crisis. Clear? क्योंकि इसको काफ़ी हज़ार लग जाते हैं साल बनने के लिए, तो अगर हम इनको लगातार यूज़ करते जाएंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए इसको कमी आ सकती है. मतलब इसकी काफ़ी एक तो कॉस्टली भी हो जाएगा अगर कम रह जाएगा तो, और कमी आ सकती है. क्लियर? नेक्स्ट इज इसकी है एयर पोल्यूशन. फॉसिल फ्यूल्स बेटे नॉर्मल है, कोयला अगर हम जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो वो धुआं छोड़ते हैं और वो हमारे एयर पोल्यूशन मतलब हमारी एयर के लिए अच्छा नहीं है.
Burning of fossil fuel produces gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, and smoke. These gases, products, and smoke causes air pollution. Air pollution lead to respiratory problem in human beings. It causes suffocation and may even causes death. वो suffocation तो कर ही देती है और कभी कभार death के cases भी आते हैं suffocation से. ठीक है. So first point, sulfur dioxide produced while burning of fossil fuel. फॉसल फ्यूल जब भी जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है और वही सल्फर डाइऑक्साइड जब इवेपोरेट होकर क्लाउड्स के साथ कंबाइन करती है ना बेटे, तो वो रेन वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड भी ड्रॉप करती है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं. द पोल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन. और कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस that lead in increase in average temperature to our earth. It lead to melting of polar ice cap. और कार्बन डाइऑक्साइड भी अगर इंक्रीज होगी तो हमारी अर्थ का ग्लोबल लेवल को ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे. ठीक है. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट पार्टिकल्स. जो प्रॉपर जलते नहीं हैं, वो जो मतलब प्रॉपर जो बर्न नहीं हो पाते, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते, वो कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं और उनके कुछ पार्टिकल जो हैं वो कभी भी इवेपोरेट नहीं हो पाते, वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही रह जाते हैं. ठीक है, जिसे हम सूट पार्टिकल्स बोलेंगे. बिल्कुल छोटे छोटे महीन, बहुत छोटे छोटे नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते पार्टिकल्स ऐसे जो हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं. When we inhale carbon monoxide, it combined with hemoglobin in our blood and form कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन. अगर हम एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रीथ करेंगे तो वो हमारे ब्लड के अंदर जाके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देगा. ड्यू टू दिस हेमोग्लोबिन बिकम्स अनएबल टू कैरी ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल दैट रिजल्ट इन डेथ ड्यू टू सफोकेशन. तो वो हमारी बॉडी को अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा, इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन की डेफिशिएंसी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाएंगे और सफोकेशन से डेथ भी हो सकती है. Soot particles enter our body while breathing and trigger cough, sneezing and respiratory problem like asthma. और वही जो सूट पार्टिकल्स हैं अगर वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हमें कफ हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, स्नीजिंग छींकें आ सकती हैं, या फिर हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है और हमें अस्थमा टाइप के जो है डिसीज भी हो सकते हैं. क्लियर. आगे आएगा कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. कंजर्वेशन कि हम इसको बचा कैसे सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं. कंजर्वेशन इज अ वाइज एंड केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज. वी नीड टू कंजर्व फॉसिल फ्यूल्स कीपिंग इन माइंड देयर लिमिटेड अवेलेबिलिटी. वी शुड रिड्यूस द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी. हमें इसका रीयूज करना पड़ेगा और हमें ये तभी यूज करने पड़ेंगे जब वाकई में हमें इसकी ज़रूरत है. We should encourage the use of renewable sources of energy like hydro energy, solar energy and wind energy to meet our energy needs. हमें solar energy, hydro energy, wind energy को भी अपनी डेली यूज़ के लिए कुछ ना कुछ उससे भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ताकि हम सारा एक ही तरफ फॉसिल फ्यूल से एनर्जी ना लेते रहें, नेचुरल रिसोर्सेज से भी हम कुछ एनर्जी जो है वो गेन कर सकते हैं. वी शुड यूज़ मोरल फ्यूल एफिशिएंट मशीन. हमें ऐसी मशीन्स यूज़ करनी चाहिए जो क्लीन हो, मोरल हो, जिनका रीयूज़ किया जा सकता हो. क्लियर. सो नेक्स्ट इज Jaundice use of energy has two main advantages. It helps to develop technology to meet the energy requirement for the growing population. Second, it gives our scientists to engineer more time to develop more efficient alternative source of energy. Is that clear to all बेटे? So chapter is over now. ठीक है. तो ये जो आपकी बैक एक्सरसाइज है वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगी, साथ साथ अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए. और चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. और ये जो हम चैप्टर है वो उसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो इस वीक तक कंप्लीट कर लेंगे. अगर आपका साइंस का लेक्चर नहीं भी है तो मैं आपको साइड वाइज एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, तो आप अपने नोट्स जो हैं वो कंप्लीट रखिए और अपना होमवर्क मुझे सेंड कर दीजिए. ओके, थैंक यू बेटा.